साल 1990 में कलकत्ते में एक बिल्डिंग जो प्रदीप कुंडलिया जी बना रहे थे, बारिश के कारण, और उन्होंने एक ज़मीन काटी थी, खड्डा किया था पीछे में अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वेयर बनाने के लिए। उसके कारण उनकी बिल्डिंग की जो एकदम कंप्लीट हो चुकी थी उसकी फाउंडेशन एक्सपोज हो गई और वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। 4 लेबर वहाँ पर मारे गए और प्रदीप कुंडलिया जी अरेस्ट हो गए। 6 महीने गुजरे नहीं होंगे कि एक और बिल्डिंग शिवालिक इसी तरह से गिरी और वो भी कोलैप्स हो गई, और दोनों आसपास में ही थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र रोड में थी। और उसके बाद एक ऐसा माहौल हो गया कि कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई सैंक्शन नहीं, सारा काम काज ठप। वो सोच रहे थे कि नया प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, नए लॉज लाने पड़ेंगे, कुछ काम नहीं हो रहा था। हम लोग ऑफिस जाते और घर आ जाते, दिन भर कुछ काम नहीं होता, कोई आता नहीं मिलने के लिए। तो मैंने ये तय किया कि मुझे कुछ और काम सोचना चाहिए। और वो ज़माना था जब दोनों जर्मनी यूनिफाइड हुए थे। लोगों को बड़ी आशा थी कि ईस्ट जर्मनी में बहुत काम होगा, बहुत सारे ईस्ट जर्मन बिजनेसेस प्राइवेटाइज हो रहे थे और हिंदुस्तान भी चेंज हो रहा था। कि 1991 में डी लाइसेंसिंग हो गई। मनमोहन सिंह जी उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे और चिदम्बरम साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे। उन्होंने भी सारा खोल दिया। बहुत सारे आइटम जो पहले इंपोर्ट नहीं हो सकती थी वो सारी इंपोर्ट खोल दी, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती थी वो एक्सपोर्ट खोल दिया। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में, और ख़ासकर जर्मनी से बिज़नेस करने के लिए। और तभी मुझे पता चला कि जर्मनी के ब्रेमेन शहर में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन रही है जिसमें ऑफिसेज अवेलेबल है 3 साल बिना कोई भाड़े के। और वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे हिंदुस्तानी या कोई भी देश से लोग आए और वहाँ पर कोई फर्म इस्टेब्लिश करें तो वो इजीली उनको वीज़ा दे रहे थे और बैंकें भी बड़ी इजीली पैसे भी दे रही थी। तो ये एक बड़ा ऐसा माहौल था जो इनवाइटिंग था। तो मैंने तय किया कि अब चूँकि यहाँ कोई काम है नहीं तो हम लोग वहाँ चले जाएं। तो मैंने अप्लाई किया और मुझे मिल गई ऑफिस। अच्छा, मेरे जर्मन लैंग्वेज सीखी हुई भी थी, मैंने 3 साल जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ था। तो मैंने कई चीज़ें सोची जर्मनी जाके करने के लिए, जैसे चाय, जैसे कलकत्ता चाय की नगरी है, ब्रेमेन भी चाय की नगरी है, तो चाय एक हो सकता है। कलकत्ते में बहुत सारे लेदर प्रोडक्ट बनते हैं और वहाँ जर्मनी में बहुत सारे लेदर प्रोडक्ट बिकते हैं, तो शायद लेदर कर सकते हैं। कारपेट का काम कर सकते हैं, जूट बैग्स का काम कर सकते हैं जो कलकत्ते में होता है, जो शॉपिंग सेंटर में यूज़ होते हैं। इसके अलावा और फर्नीचर का काम हो सकता है। फर्नीचर आजकल तो बहुत जाता है जोधपुर से फर्नीचर, उसकी काफ़ी, मेरा कज़िन ही कर रहा है इस काम को, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जब हम वहाँ गए और मैं इन कस्टमरों से मिला जो चाय खरीदते थे या सिल्क खरीदते थे, तो ये लोग कोई भी एक नए सप्लायर से माल लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनके इस्टेब्लिश सप्लायर थे, कलकत्ते से ही थे, और वो उससे बड़े खुश थे। माने उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा यहाँ तो हमारी बात बनेगी नहीं, अब हमें कोई ऐसा फील्ड खोजना पड़ेगा जिसमें अभी कोई है ही नहीं, हम ही नए हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो मैं जब फ्लाइट में जा रहा था तो मेरे पास एक इंडिया टुडे की कॉपी आई जिसमें मैंने पढ़ा कि हिंदुस्तान ग्रेनाइट का नया बिजनेस चालू हुआ है और 2 बड़ी कंपनियां और बाकी कंपनियां भी यहाँ से ग्रेनाइट के फिनिश्ड मॉन्यूमेंट्स एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये एक्सपोर्ट अमेरिका होता है, यूके होता है और जापान होता है, लेकिन जर्मनी कोई एक्सपोर्ट नहीं करता। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी, एक जेम और एंटरप्राइजेज और लेकिन यहाँ से रफ ब्लॉक जाता है, बिकॉज रफ ब्लॉक जो यहाँ का है वो सबसे हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन है। उससे जो मॉन्यूमेंट बनते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव बनते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसकी, वो रफ ब्लॉक से फाइनल मॉन्यूमेंट जो है वो सिर्फ जर्मनी में बनता है और जर्मन लेते नहीं हैं। मैं जब जर्मनी पहुँचा, मैं इसको पढ़ने के बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ और मैं गया स्टोन टेक, एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर होता है स्टोन का जिसमें मॉन्यूमेंट्स और ये सब डिस्प्ले में थे न्यूरमबर्ग में। ये विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। मैं वहाँ देखा कि जेम और एंटरप्राइजिंग के बड़े बड़े स्टॉल थे, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले करके रखी थी, लेकिन वो जर्मन मार्केट में अपना माल बेचना ही नहीं चाहते थे फिनिश्ड मॉन्यूमेंट। तो मुझे एक लड़का मिला वहाँ, कृष्ण कुमार, उससे मैंने पूछा कि भाई ये लोग जर्मन मार्केट में क्यों नहीं बेचते हैं, अमेरिका में बेच रहे हैं, यूके में बेच रहे हैं, जापान में बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप सोचिए भी मत, क्योंकि जर्मन मार्केट की जो स्पेसिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी स्ट्रिंजेंट है कि कोई हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स उसको मीट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत रिजेक्शन होते हैं और उसमें कोई कमाई होती नहीं, लास्ट में लोग लॉस करके निकल जाते हैं।
मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है, हम लोग जब इतना हमारा देश उन्नत है और हम लोग वही मशीन यूज़ कर रहे हैं जो जर्मन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास वही कंज्यूमेबल है, हमारे पास वही टूल्स है और ग्रेनाइट हमारे पास है और फिर हम बना नहीं पा रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो खैर मैंने बात मानी नहीं, मैंने जाके वहाँ पर कुछ ऑर्डर्स लिए और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए मैंने। पहला ऑर्डर तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई क्लेम नहीं और मैंने अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद हर कंटेनर में डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए और लोग उसका क्लेम्स मानने लगे और क्लेम्स देने के बाद में मैंने देखा कि हमारे तो कुछ बच ही नहीं रहा, इनफैक्ट कई कंटेनर में नुकसान लग रहा है। साल के अंत तक हमने देखा कि हमने एक्चुअली पैसा कमाया नहीं इस ट्रेड में, हमने खोया पैसा। मैंने देखा कि हाँ, कृष्ण कुमार जो बात कह रहे हैं वो बात सही थी, इसमें जेम और एंटरप्राइजिंग आ नहीं रहे, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम कैसे सकेंगे। फिर मैंने सोचा कि इसका कोई तरीका तो होना चाहिए। तो मैं एक हमारी कस्टमर थी मिसेस डीट्रिश, उनकी बेटी जो है वो उसी टाइम एक स्टोन मेसन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकली थी। तो उनको मैंने पूछा कि आप मेरी सहायता करिए, आप लोग ये जो क्लेम्स कर रहे हैं या जो कर रहे हैं किस कारण क्यों होता है ये डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को हटाने के लिए क्या तरीका हमको अपनाना चाहिए। तो उसने मेरे को बताया कि देखिए स्टोन सिलेक्शन के टाइम में ये करना चाहिए, आप प्रोफाइल जब करते हैं जब ये दाग वाला ग्रेनाइट पीछे होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, और काफ़ी बातें मुझे समझाई जो मैंने लिखी उसमें। और इस तरह करके मैंने एक मैनुअल बनाई और वो हमारे एक सप्लायर को मैंने कहा कि इसका तुम तमिल में अनुवाद करके तुम्हारे वर्कर और तुम्हारे सुपरवाइज़र को दो, बिकॉज वो तमिल समझते हैं, वो तो अंग्रेज़ी समझते नहीं है, और देखें वो उससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, कॉम्पनसेशन हमको कुछ डिफेक्ट कम होते कि नहीं होते। लेकिन मैंने देखा कि वो डिफेक्ट उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, पर माने यहाँ तक कि वो पैकिंग जो करते थे वो भी इतनी घटिया होती थी कि पैकिंग के कारण कई स्टोन रास्ते में ट्रांजिट में क्रैक हो जाते थे, उसकी चिप्पी उतर जाती थी, उसके लिए हमको पूरा का पूरा स्टोन रिजेक्ट करना पड़ता था। अब आप सोचिए कि पूरा स्टोन जब बन के गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया, तो नुकसान तो होना ही है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। फिर मैंने मिसेस डीट्रिश की बेटी को बोला कि तुम मेरे को लेके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलाओ। तो मैंने उनको पूछा कॉलेज के प्रिंसिपल को कि आपके ऐसे 2 स्टूडेंट्स को बताइए जो कि अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी या उनका घर में कोई काम नहीं है, जो फ्री है, उनको मेरे पास उनके लिए 6 महीने का एक असाइनमेंट है जो हिंदुस्तान जाके, और उनको जर्मन सैलरी देंगे। तो उन्होंने मिलाया 2 बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स को। मैंने उनको कहा कि तुम्हारा एक काम ये है कि हिंदुस्तान जाके एक फैक्ट्री में जर्मन सिस्टम ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की सेटअप करना पड़ेगा, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा वो चेक करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ हम लोग वीक हैं, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट करो, और कोई मेरा कंटेनर या उसका सामान रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर तुमने ये कर लिया 6 महीने में तो मैं तुमको 1 महीने का पेड हॉलीडे दूंगा, इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, उसकी जो प्लेन फेयर है, होटल में रहने का खर्चा है, खाना पीना सब कुछ मेरे ऊपर है, और सैलरी भी दूंगा मैं। लेकिन ये अचीव करना पड़ेगा, 40 कंटेनर करीब जाएंगे 6 महीने में, उसमें किसी में एक कंटेनर में एक भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और आप सोचिए कि ये जितना मैंने खर्चा किया, ये तो मेरे एक कंटेनर में जो क्लेम आता था उससे भी कम था। बहरहाल वो उन्होंने इसको इम्पॉसिबल को अचीव किया, उन्होंने मैनुअल्स बनाए, उन्होंने सिस्टम ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की, और अल्टीमेटली जो 40 कंटेनर गए 6 महीने में, उसमें किसी में भी एक में भी डिफेक्ट नहीं हुआ, और हम बड़े खुश हुए, हमारा सारा सिस्टम बन गया। और हमारे देखा देखी बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स थे मॉन्यूमेंट्स के, उन्होंने भी ये टेक्निक और ये सिस्टम अडॉप्ट किया, और उन्होंने अपनी मार्केटिंग ऑफिस खोली वहाँ पे। और हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम था, आधे से भी कम था जर्मन के हिसाब से, और हमने जिस प्राइस में बेचना शुरू किया 30%, जो जर्मन प्राइजेस थी फैक्ट्री के उससे 30% नीचे में हमने बेचना शुरू किया। और हमने ही नहीं, हमारे और बाकी जो हिंदुस्तानी भाई लोग थे उन्होंने भी यही किया। तो धीरे धीरे 2 साल के अंदर में हम लोगों ने पूरा जर्मन मार्केट मॉन्यूमेंट्स का था, आप समझिए 95% मॉन्यूमेंट जो जर्मनी में बिकते थे फिनिश्ड, वो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, जबकि शुरुआत में हमारे 2% 3% भी नहीं थे। और उससे हुआ ये कि 237 फैक्ट्री जो जर्मनी में मॉन्यूमेंट्स बनाती थी वो सारी की सारी बंद हो गई। तो इस घटना से हम लोग क्या सीख सकते हैं?
तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हो या कोई भी प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में मार्केटिंग करने चाह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है वो हिंदुस्तानी मार्केट से बहुत बड़ा है, वहाँ पर आपको पेमेंट अच्छी मिल सकती है, वो आप कैप्चर कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को मीट कर सकें। कोई भी चीज़ हो उसमें अगर आपने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मीट कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आपकी कॉस्ट पे कोई दूसरा देश उस चीज़ को बना नहीं सकेगा, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो। आज जैसे हम लोग एनिमेशन में हैं, तो एनिमेशन हिंदुस्तान में जो प्राइस में हम बना सकते हैं या जो सैलरी में हमको एनिमेशन के स्किल्ड वर्कर मिलते हैं, उस सैलरीज में बहुत बाहर कहीं भी मिलना बड़ा मुश्किल है, एक्सेप्टिंग ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ या कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो। तो लेकिन हमको क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, उस क्वालिटी हमको अपग्रेड करना पड़ेगा उनको ट्रेन करके, और हमको वो इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशन वही है जो वर्ल्ड की मार्केट चाह रही है। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम लोग किसी भी दूसरी कंट्री से बहक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कैप्चर कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम क्वालिटी की तरफ ध्यान दें और फोकस करके वो क्वालिटी अचीव करें, क्योंकि प्राइस में तो हमसे कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता।